हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 1 हिस्ट्री का एक क्वेश्चन ले रहे हैं फिर से, विच इज़ गोइंग टू बी इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपने नोटिस करा होगा कि यूपीएससी में बहुत फ्रीक्वेंटली पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि गांधी जी पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि सुभाष जी पे पूछा गया, जैसे कि नेहरू जी पे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ सिमिलरली ये जो ब्रिटिश पर्सनालिटीज़ हैं उन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है जिन्होंने इंडिया में मेजर रिफॉर्म्स लेके आए हैं। तो उनमें से एक नाम बहुत इंपॉर्टेंटली आता है, वो है डलहौजी, हमारे लॉर्ड डलहौजी, जिनके नाम पे डलहौजी जगह का नाम भी रखा गया है। सो इसी पे क्वेश्चन है कि किस तरीके से डलहौजी ने इंडिया में मेजर रिफॉर्म्स लेके आए थे। हालांकि देखो, ब्रिटिशर्स ने जो भी करा वो उनके खुद के इंटेंशंस और उनके खुद के प्रॉफिट के लिए था, लेकिन एज ए साइड इफ़ेक्ट ऑफ देयर ओन प्रॉफिटेबल रिफॉर्म्स उन्होंने इंडिया में भी बिना चाहे लेकिन रिफॉर्म्स वो डेफिनेटली लेके आए थे। सो क्या क्या रिफॉर्म्स थे, किस तरीके से उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया, इस पे बात करते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही में प्लीज़ आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वंस यू राइट आंसर यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप स्टडी आई क्यू के email doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों में, लॉर्ड डलहौजी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या ब्रिटिशर्स ऐसा काम कर सकते हैं कि वो मॉडर्न इंडिया के फाउंडर हो सकते हैं? बट डेफिनेटली कुछ करा होगा तभी क्वेश्चन ने स्टेटमेंट दिया है। इसको एलोबरेट करना है। एलोबरेट करने का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टिव वाला अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार गूगल सर्च का, एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको डायरेक्टिव का वीडियोस मिल जाएगा, एक बार उसको देख लो प्लीज़। सो एलोबरेट करना है हमको, एग्जाम्पल्स के साथ इसको बताना है। क्या क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे क्या काम करे, ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लेके आए कि वो मॉडर्न इंडिया का एक फाउंडेशन बना, दैट ही इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। नाउ एक बार सोचो, कोई भी कंट्री मॉडर्न कब बनती है? मॉडर्न बनने का मतलब क्या हुआ कि आप नए इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हो, आप नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, आप जो जीने का तरीका है उसे सरल बना रहे हो, राइट। और वो सब कैसे होता है? जैसे कि आप टेलीफोन लेके आए, राइट, जैसे कि आप रेलवेज़ लेके आ रहे हो, जैसे कि आप एजुकेशन में कोई रिफॉर्म कर रहे हो, राइट, जैसे कि आप किसी लॉ के अंदर कोई रिफॉर्म कर रहे हो। नाउ ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे, क्या वो नए रूल्स लेके आए थे जिससे उनको मॉडर्न इंडिया का फाउंडर कहा जाता है। तो कोई भी कंट्री मॉडर्न तभी बनती है। मॉडर्न बनने का मतलब है कि आप अपना जो पुराने जीने का तरीका है उसको छोड़ के नए जीने के तरीके की तरफ आप मूव हो रहे हो। सो दिस इज़ मॉडर्न इंडिया। तो क्वेश्चन के फ्रेमवर्क में हम क्या रखेंगे? सबसे पहले हम डलहौजी को इंट्रोड्यूस करेंगे कि डलहौजी कौन थे, कहाँ से कहाँ तक उनका पीरियड था। नाउ दिस इज अ फैक्चुअल डिटेल। अगर आपने प्रीलिम्स में बहुत बार स्पेक्ट्रम को पढ़ा है तो दिस इज समथिंग यू विल रिमेंबर, एंड इफ़ यू डोंट इन केस तो कोई बात नहीं, आप डलहौजी को सिंपल इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उनके जो लिए हुए इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बता दीजिए। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिफरेंट वो इनिशिएटिव्स को जो इन्होंने काम करे हैं, इनके जो काम थे इनको स्टेट करेंगे कि ये काम थे और इसका ये इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी वजह से इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। अभी मैं ये और वो वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी हम कंटेंट में देखेंगे वन बाय वन कि क्या क्या वो सारे काम थे। तो हम ना सीधा कंटेंट पे जंप करते हैं। एक बार इसका फ्रेमवर्क हम एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन फिर से देखते हैं। तो ये है हमारे लॉर्ड डलहौजी जी की पिक्चर है, ये इस तरीके से वो दिखते थे। एंड ही वॉज लाइक, इफ़ यू लुक एट द पिक्चर ही लुक्स वेरी यंग, राइट। तो क्योंकि वो थे, ही वॉज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल एट द एज ऑफ 36 ओनली। तो वो इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करे गए थे। 8 साल उन्होंने रूल करा था 1848 टू 1856 में। और ये 1848 टू 1856 तक का जो 8 साल का पीरियड था ब्रिटिशर्स का, ये ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ द ब्रिटिश इंडिया माना जाता है। हालांकि इन्होंने काम ब्रिटिश रूल को एक्सपेंड करना है, ब्रिटिशर्स की अप्रोच को दूर दूर तक पहुँचाना है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, काम इनके सारे यही थे। लेकिन ये यंग थे और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे थे। ही वॉज अ वेरी रिफॉर्मेटिव पर्सन। तो इन्होंने वैरायटी ऑफ मॉडर्न रिफॉर्म्स लेके आए थे। लेकिन इस चीज़ के पीछे मोटिव ध्यान रखना, इनका मोटिव कभी इंडिया को रिफॉर्म करना नहीं था, इनका मोटिव था कि ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा काम करना है। सो ही वॉज ए गुड
वेरी वेरी गुड गवर्नर जनरल फॉर द ब्रिटिश इंडिया, और इवेंचुअली मतलब एज अ साइड इफेक्ट ऑफ हिज गुड वर्क टू ब्रिटिश इंडिया ये इंडिया के लिए भी काम करा। तो उन्होंने काफ़ी सारे मॉडर्न रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे कि रेलवेज इंट्रोड्यूस करा उन्होंने, टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस करा उन्होंने, पोस्टल नेटवर्क इंट्रोड्यूस करा इन्होंने। इन्हीं के टाइम के अंदर ही 1854 के अंदर ही जो पोस्ट है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बहुत सारे पब्लिक वर्क करवाए इन्होंने इंडिया में। गंगा कनाल बनाना स्टार्ट करा गया था इनसे पहले, लेकिन इन्होंने अपने टेन्योर के अंदर उसको पुश करके गंगा कनाल के काम को बहुत जल्दी इन्होंने कंप्लीट करवा दिया था। नाउ इनको सबसे ज़्यादा याद रखा जाता है, सी दिस इज़ अ पीरियड 1857 का क्रांति याद है आपको, और ये 1856 तक थे। और 1857 की क्रांति के अंदर एक बहुत मेजर फैक्टर था जिसने उसको पुश करा था, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या था, इसको ध्यान से सुनना अगर आपको नहीं आइडिया है तो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंडर कोई भी राजा, बहुत सारे किंगडम्स थे तब तो अगर किसी भी किंग का अगर कोई मेल एयर नहीं है, अगर कोई मतलब लाइक मेल एयर जो उनकी राजगद्दी पे बैठे लड़का वो नहीं है, उनका खुद का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अडॉप्टेड। अगर वो अडॉप्टेड है तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। अगर फीमेल चाइल्ड है उनकी तो उसको भी उन्होंने नहीं दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अगर सिर्फ मेल एयर है तो ही इनहेरिटेंस के अंदर उसको किंगडम मिलेगा। अगर किसी राजा का मेल चाइल्ड नहीं है तो ब्रिटिशर्स ने उसको एनेक्स कर लिया था, उसको अपने इसमें ब्रिटिश इंडिया के अंदर इन्वॉल्व कर लिया था। इस तरीके से बहुत सारे थे, जैसे कि झांसी इज़ वन एग्जांपल, बड़ौदा इज़ वन एग्जांपल, सतारा इज़ वन एग्जांपल। ये सारे ऐसे एरियाज थे जिसमें इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगा के इन सारे किंगडम्स को एक कर लिया था ना। आप पूछोगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इंडिया से क्या लेना देना है। जब इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगाया और इन्होंने एनेक्स करा पंजाब को, लोअर बर्मा, सेंट्रल प्रोविंस, अवध को इन्होंने एनेक्स करा था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगाकर इन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर इन सारे रीजन्स को अपने ब्रिटिश इंडिया के लेकर अंदर आ गए थे। नाउ हालांकि डलहौजी का अपना रीज़न था, उनका स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल रीज़न था। स्ट्रैटेजिक था कि हम अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो बार बार छोटे बड़े किंगडम्स हैं जो हम पे अटैक करते रहते हैं वो सब बंद हो जाएंगे, और जो प्रिंस हैं यहाँ के अगर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो लोगों की गुडविल की, हम लोग अच्छे से रूल कर रहे हैं, वी आर डूइंग गुड फॉर यू, तो लोगों की गुडविल को वो जीतेंगे। तो उनका स्ट्रैटेजिक रीज़न था। लेकिन कमर्शियल रीज़न भी था कि इन सारे रीजन में जैसे कि पंजाब हो गया, सतारा, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, इन सारे एरियाज से इनको रॉ मटेरियल मिलता था। और ये सब एरियाज अगर ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ जाते हैं तो ब्रिटिश से जो इम्पोर्टेड कॉटन के मटेरियल बने बनाए इम्पोर्टेड कॉटन के मटेरियल आते थे उन सबको नया मार्केट मिल जाता। तो इन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल के लिए करा, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया का एक्सटेंड करा। लेकिन ये जो इन्होंने टेरिटोरियल एक्विजिशन करा था, इन्होंने सारे जो छोटे बड़े किंगडम्स थे इन सबको मिला के एक यूनाइटेड जो ब्रिटिश इंडिया बनाया था। इसके वजह से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो भारत के इतने टुकड़े नहीं हुए, जैसे हम बोलते हैं बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। अगर आपने पढ़ा है तो बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया नहीं हुआ, एंड दिस इज़ अ मेजर रीज़न। नहीं तो जिस तरीके से आपको पता है कि जैसे कश्मीर है, जामनगर है, हैदराबाद है, ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं थे। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ इन्होंने अपना अलग अलग कंट्री का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर पंजाब, सतारा, झांसी इन सब को ब्रिटिश इंडिया के अंदर नहीं लाया जाता तो इंडिपेंडेंट के टाइम पे प्रोबेबली हमारा बाल्कनाइजेशन हो जाता, मतलब इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज़ में जैसे कि यूरोप है उस तरीके से टूट जाता, और एक इमीडिएटली आफ्टर द फ्रीडम हमको एक बहुत बड़ा क्राइसिस होता। तो हालांकि हुआ उन सब के काम से था, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर देखें तो ये हमारे बेनिफिट के लिए भी काम करा। फिर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत करे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे करे। तो उन्होंने ही बोर्ड द सीट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर नो रेगुलेशन सिस्टम। ये इनका नो रेगुलेशन सिस्टम इन्होंने ही अप्लाई करा था। तो जब उन्होंने पंजाब एनेक्स कर लिया लॉर्ड डलहौजी ने, तो उन्होंने पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आए। कैसे? उन्होंने पंजाब को छोटे छोटे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया। आज भी हमारी जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स सेंटर है, स्टेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, ताकि क्या होगा कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाता है। आज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एसपी होता है, कलेक्टर होता है, बाकी सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो इससे हर डिस्ट्रिक्ट जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंडर आ गया, जिसे डिप्टी कमिश्नर बोला गया। और हर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में अलग से कंबाइंड इनका रेवेन्यू और जुडिशियल सिस्टम रखा गया, इसीलिए इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, राइट।
इनका देखो, जो डीएम होता है इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। मजिस्ट्रेट आता है फ्रॉम द जुडिशियल डिपार्टमेंट, और उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। तो कलेक्टर वर्ड ब्रिटिश टाइम से आया था रेवेन्यू कलेक्शन से, कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो आज भी हम ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी को चलाते हुए उनको कलेक्टर और डीएम बोलते हैं। तो ये है कंबाइंड रेवेन्यू और जुडिशियल डिपार्टमेंट देती थी। इसके अलावा लॉ एंड प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करा गया था। कस्टम्स अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द पीपल, जो हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर जो लोकल लॉज लिखे हुए थे उनको इन्होंने कोडिफाई करवाया था इंग्लिश के अंदर। पूरे पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने चीफ कमिश्नर के हाथ पे दे दिया था। आज भी स्टेट का होता है, राइट। तो इन्होंने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर दिया कि इजीली आराम से सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव में चलता रहे। डलहौजी ने ऑल्सो ही मेड ए प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल बंगाल के लिए बनाया था। तो पार्लियामेंट एक्ट 1853 आया था जिसमें इन्होंने गवर्नर जनरल को रिलीव कर दिया था फ्रॉम हिज फंक्शन एज ए गवर्नर ऑफ द बंगाल। तो डलहौजी ने जो ये प्रोविंसेस के अंदर एक प्रोविंस को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करा, ये सब स्टार्टिंग मोल्ड द प्रोविंसेस इनटू द मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड स्टेट। आज हमारा मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड स्टेट पे है जो है, अगर आप देखोगे तो पुराने टाइम से ये उसी कॉलोनियल लेगेसी का एक पार्ट है। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। उसके बाद ही हमारा रेलवेज इंट्रोड्यूस करा था। तो जब ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंट्रोड्यूस करा तो जाहिर सी बात है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो करा नहीं होगा, उन्होंने अपने काम के लिए करा था। तो अपने काम के लिए उन्होंने सबसे पहले उनके 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव थे। पहला था हमारा कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है ना। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव में क्या ऑब्जेक्टिव था कि हम जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से जो रॉ मटेरियल है जो उनको मिल नहीं पाता था, या फिर ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि उस वक्त इतना स्मूथ नहीं था, तो उस रॉ मटेरियल को वो अपने ब्रिटेन में लेके जा सकते थे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे, और वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता था, फाइनल प्रोडक्ट बनता था, उसको इंडिया के मार्केट्स में, इंटीरियर जो पार्ट्स हैं वहाँ पे लाके उसे बेच दिया जाएगा। तो उनको प्रॉफिट बनाना था। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन। अभी कोई एक, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले ले लो, या फिर हमारा नदर्न पार्ट, अगर वो बहुत दूर है, वहाँ पे वो जल्दी पहुँच नहीं सकते, और वहाँ पे कोई म्यूटनी हो गई है, तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी बनाने के लिए इन्होंने सारे रीजन्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा था। एंड थर्ड था डिफेंस, ताकि इनकी जो आर्मी जो ट्रूप्स हैं उनको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बहुत जल्दी लाया जा सके। 1857 में क्या हुआ था, 1857 में जो ये हालांकि 1857 से पहले ही आ गया था। 1853 के अंदर बॉम्बे टू थाने, फिर 1854 एंड 56 में कलकत्ता टू रानीगंज एंड मद्रास टू अराकोनम का रिस्पेक्टिवली इन्होंने रेलवे लाइंस बिछा दी थी। लेकिन उसके बाद में 1857 के बाद में इसको बड़ा फास्टन कर दिया गया था, और ट्रूप्स का मूवमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो गया था। अब ये रेलवेज़ हैं नाउ, रेलवेज़ पूरी कंट्री को यूनाइट करते हैं। हमारे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो फ्राइट हो चाहे पैसेंजर हो, सबको ये मूवमेंट करते हैं। हमारा एक मेजर रेवेन्यू जनरेशन होता है यहाँ से। पूरी मतलब आप देख लो कि अगर रेलवेज़, जैसे कि कोरोना टाइम के अंदर रेलवेज़ रुक गए थे, तो किस तरीके से जितने भी जिंदगियां हैं, मतलब लाइक कि सामान नहीं आ जा रहा है, लोग नहीं आ जा पा रहे, एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड। सो रेलवे प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, और ये कौन लेके आया, डलहौजी लेके आया। देन कम्स द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये दोनों चीज़ें डलहौजी लेके आए थे। इनको फादर ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ बोला जाता है। टेलीग्राफ मतलब आप फटाफट से, जिससे आपने पुरानी हिंदी मूवीज़ में देखा होगा कि बाबूजी तार आया है, लाइक तार, वो जो तार आता था पहले, आई रिमेंबर कि अभी की बात है, तो 10th क्लास में हमारा क्वेश्चन भी आता था कि इस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ देंगे, इस इशू पे आपको टेलीग्राफ लिखना है, तो आपको एक लाइन के अंदर मिनिमम वर्ड्स में वो लिखना होता था कैपिटल लेटर में। सो दैट वाज टेलीग्राफ तार। 1853 के अंदर इसको स्टैब्लिश करा गया था, और पहला जो टेलीग्राफ लाइन है वो कलकत्ता टू आगरा डाली गई थी। क्योंकि देखो तब ना कलकत्ता 1853-57 के अंदर कलकत्ता जो है वो मेजर इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ करता था। उसके बाद में इन्होंने शिफ्ट करा था, जब इन्होंने बांग्लादेश का विभाजन कर दिया था, तब इन्होंने बांग्लादेश का, वेस्ट बंगाल को विभाजित कर दिया था इन्होंने, तब इन्होंने अपनी जो कैपिटल है उसको कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट करा था। तो ओवरऑल जो डलहौजी है, इन्होंने 4000 माइल लंबी टेलीग्राफ की लाइन बनाई। इससे कम्युनिकेशन, टेलीफोन तो था नहीं तब, टेलीग्राफ था, तो टेलीग्राफ में चिट्ठी भेजी जाती थी जल्दी से तार, तो इन्होंने कम्युनिकेशन बहुत फास्ट कर दिया। टेलीग्राफ से पहले क्या होगा कि कोई आदमी जाएगा, वो वहाँ तक संदेश अब पहुँचाएगा, तब जाके उनको पता चलेगा। अभी क्या हो गया है कि वायर लाइंस के थ्रू, तार के थ्रू,
ठीक है। ये सब पेशावर, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इन सब इनके जो मेजर पार्ट्स थे उन सबको इन्होंने कनेक्ट कर दिया। देन कम्स द पोस्टल, ही फाउंडेड द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम। आज जो इतना बड़ा पोस्टल का आपको नेटवर्क दिखाई देता है, हर जगह पे आपको एक लाल कलर का, रेड कलर का पोस्टल का बॉक्स दिखाई देता है, इट वाज स्टार्टेड इन द टाइम ऑफ द डलहौजी ओनली 1854 के अंदर। तो इन्होंने पोस्टल स्टाम्प इंट्रोड्यूस करे थे पहली बार। पोस्टल रेट्स बहुत कम थी, इससे क्या हुआ कि उस वक्त में पोस्टल के चार्ज थ्रू आउट द इंडिया हाफ आना लगते थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ दो डिस्टेंस के बीच में, दो जगह के बीच में कितना डिस्टेंस है, आप 5 किलोमीटर भेजो चाहे आप 500 किलोमीटर भेजो, सिर्फ हाफ आना लगता था। तो इस हाफ आना से लोगों का आपस में बात करना बहुत ईजी हो गया। नाउ आप सोचोगे कि इसमें इंडिया का क्या हुआ। देखो, एक तो हमारी फ्रीडम जो फाइट थी, फ्रीडम फाइट, उसके अंदर हमको बहुत मिला था, क्योंकि इससे जो डिफरेंट जगह पे हमारे जो फ्रीडम पर्सनालिटीज़ थी, उन सब ने दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, दे स्टार्टेड ऑल कमिंग टुगेदर। उन सबको पता था कि हम सब ओप्रेस हो रहे हैं, हम सबको एक साथ आके एक बात करके हमको इस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये टेलीग्राफ एंड पोस्टल ने बहुत हेल्प करा था, एंड सिमिलरली रेलवेज ने ऑल्सो। तो इसके बाद भी 1947 के बाद भी मॉडर्न इंडिया के स्टैब्लिशमेंट के अंदर टेलीग्राफ एंड पोस्टल ने एक बहुत मेजर रोल प्ले करा था। देन कम्स द एजुकेशन। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1854 के अंदर चार्ल्स वुड ने एक जैसे एक एजुकेशनल सिस्टम के लिए एक इसको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा था। तो उनकी रिकमेंडेशन थी कि गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एजुकेशन टू मासेस पर स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे हालांकि देखो, फिर से इनके अपने मोटिव थे कि जब लोग एजुकेट हो जाएंगे, लोग इंग्लिश में एजुकेट हो जाएंगे, तो इनको ब्रिटेन से जो छोटे बड़े काम, क्लर्कियल वर्क है, उनके लिए लोग नहीं लाने पड़ेंगे जो उनको बहुत कॉस्टली पड़ते थे। तो इनका अपना प्रॉफिट था कि हमको इधर से छोटे बड़े काम करने के लिए इंडियंस को हम लोग इंग्लिश सिखा के काम कर लेंगे। बट नाउ इसमें हालांकि था ब्रिटिशर्स का अपना काम, लेकिन एजुकेशन ने कितना रिफॉर्म करा है, हमारे सब लोगों को एक साथ में लेके आए। वी स्टार्टेड नोइंग अबाउट दी अदर कंट्रीज़, वी स्टार्टेड नोइंग अबाउट दी फाइट ऑफ दी अदर कंट्रीज़, एंड आज भी एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ लाइक द बेस ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो हिरार्की ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करे थे इन्होंने। आज भी हमारा प्राइमरी, फिर हायर स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, ये सिस्टम चलता है 8th क्लास तक, 12th क्लास तक, एंड देन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो प्राइमरी स्कूल इन्होंने वर्नैकुलर, जो लोकल लैंग्वेज होती है, उसमें स्टार्ट करा। हायर स्कूल इन्होंने इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करा। यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास में स्टार्ट करी, एंड देन इंग्लिश मीडियम में थी वो। और देखो, इन्होंने उस टाइम पे फीमेल एजुकेशन पे स्ट्रेस करा, वोकेशनल ट्रेनिंग की, आपको काम करने की, जिसे हम बोलते हैं ना कि वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट करा, टीचर्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करा। एजुकेशन को इन्होंने सेक्युलर नेचर में बनाया। इन्होंने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करना, ग्रांटिंग एड देना स्टार्ट करा। तो ये सारा डलहौजी के टाइम में हुआ था। तो ही एक्सेप्टेड द चार्ल्स व्यूज़ कि चार्ल्स वुड के इन्होंने नए जो इन्होंने डिस्पैच दिया था, जो एजुकेशन सिस्टम पे जो डॉक्यूमेंट दिया था, इस सबको इन्होंने एक्सेप्ट करा और इन्होंने नई स्कीम को कैरी आउट करने का देखा। नाउ डलहौजी 1858 में चले गए थे। तो उसके बाद में जो भी गवर्नर जनरल्स एंड वाइस राइज आना स्टार्ट हो गए थे, तो उसके 56 में ना, हाँ, तो उसके बाद में हालांकि एजुकेशन को किस तरीके से स्प्रेड करा गया वो अलग है, लेकिन इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया हम उसकी बात कर रहे हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में इन्होंने बहुत काम करवाया। बिफोर डलहौजी जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो मिलिट्री बोर्ड द्वारा करवाया जाता था, लेकिन डलहौजी ने एक सेपरेट PWD, आज भी हमारा होता है, आज आपको हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक PWD का डिपार्टमेंट मिलता है जो हमारी कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम करवाते हैं, रोड्स बनवाते हैं। PWD एक सेंट्रल PWD भी है। सो इस तरीके से इन्होंने एक सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसको अलॉटेड करा गया फंड की कैनाल्स बनाई जाएंगी, रोड्स बनाई जाएंगी, और इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस इन इंडिया की फाउंडेशन रखी थी। अपर गंगा कैनाल को इन्होंने कंप्लीट करवाया गया, बहुत सारे ब्रिजेस बनवाए थे। तो ये जो कनाल्स हैं, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई हैं, या फिर आप डैम्स ले लो, ये सारे क्या हैं? ये सारे मॉडर्न इंडिया के कंपोनेंट्स हैं जिससे कोई भी कंट्री मॉडर्न बनती है। सोशल रिफॉर्म्स करवाए इन्होंने। सोशल रिफॉर्म में इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड को अबॉलिश करवा दिया था, जो उस वक्त पे राजपूतों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ करता था। एंड ये ऑल्सो स्टैब्लिश्ड की ह्यूमन सेक्रीफाइस जो प्रैक्टिस थी उसको अबॉलिश करवा दिया था इन्होंने। जो कॉन्स ऑफ उड़ीसा, हालांकि देखो इन्होंने इनको बैकफायर भी करा, ठीक है। ये स्पेशली मतलब तब जब 1857 का म्यूटनी हुआ था, तब ये रीज़न भी था कि आप हमारे रिलीजियस मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। और
they were who had a blind faith that fertility of the soil would be increased अगर ह्यूमन सेक्रीफाइस करा जाए, जैसे उड़ीसा, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस में। तो इन्होंने ह्यूमन सेक्रीफाइस को कि आप इंसानों को ही सेक्रीफाइस कर रहे हो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ाने के लिए, इसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया था। एंड बाय द टाइम एक प्रैक्टिस था कि अगर कोई इंसान कन्वर्ट हो जाता है किसी और रिलीजन के अंदर, तो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाएगा। जैसे कि अगर किसी का बेटा क्रिश्चियन बन गया है या हिंदू का बेटा मुस्लिम बन गया है, तो उसका अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं रहेगा। तो इस सिस्टम को चेक करने के लिए और कन्वर्जन को स्पीड करने के लिए, हालांकि ये फिर से उनके प्रॉफिट के लिए था कि क्रिश्चियनिटी फैल जाए, तो क्रिश्चियनिटी फैल जाए और लोग इस चीज़ में ना डरें कि अगर हमने धर्म बदल लिया तो हमको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। तो इसके लिए इन्होंने रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 निकाला था, जिसमें अगर हिंदू कन्वर्ट हो जाता है किसी और रिलीजन में, तो भी वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरेंट कर सकता है, कि उसको अपनी पिताजी की जायदाद से बेदखल नहीं करा जाएगा। इन्होंने विडोज री मैरिज एक्ट 1855 जो विद्यासागर जो थे उन्होंने ये पास करवाया था। उन्होंने ये हिंदू विडोज़ की मैरिज को लीगलाइज कर दिया। पहले मतलब इट्स लाइक कि बहुत ही डेवस्टेशन की सिचुएशन में थी। हालांकि इन सारे रिफॉर्म ने, जैसे कि मैं बताया, इट अनॉयड the people and it became one of the reason for the revolt of the 1857 also। लेकिन ये सारे सोशल रिफॉर्म ऐसे थे ना कि फिर इनको रिवर्स नहीं करा गया। तो मतलब हालांकि उनको इसका बैकफायर झेलना पड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखो तो ये सब सोशल रिफॉर्म्स उसके बाद में हमको बहुत बेनिफिशियल रहे थे। सिमिलरली इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म करवाया था। इन्होंने जो हेडक्वार्टर था वो बंगाल फ्रॉम कोलकाता टू मेरठ इन्होंने हेडक्वार्टर बना दिया था। अभी भी मेरठ के अंदर आर्मी का बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है। शिमला को इन्होंने परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया था आर्मी का, सो दैट आर्मी कुड बी इन टच विद द गवर्नर जनरल, जो कि उस वक्त शिमला में रहते थे। उनको इंडियंस में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उन्होंने गुरखा रेजिमेंट बनाया था। एंड ऑल्सो न्यू इरेगुलर फोर्स फॉर्म करी थी इन्होंने, और उसको पंजाब में पोस्ट करा था। डेफिनेटली उनके अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही था। तो ये इन्होंने इतने सारे रिफॉर्म्स करवाए थे, एंड दीज आर ऑल लाइक द कंपोनेंट्स ऑफ एनी कंट्री हु इज़ गोइंग टू बिकम अ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न कंट्री। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के अंदर हो, रेलवेज़ के अंदर हो, किसी भी तरीके से। सो इसी तरीके से इसीलिए डलहौजी को बोला जाता है फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, क्योंकि उन्होंने इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, ऐसा जितना कोई टफ है नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको पढ़ के कंटेंट को समझ के जस्ट ट्राई टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड। यू कैन सेंड योर आंसर टू मी ऑन माई इंस्टा हैंडल little_simple_buddha, या फिर आप doubts.studyiq पे भी भेज सकते हो। इस क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। एंड दिस इज़ इट इन दिस क्वेश्चन। मुझे तो इस क्वेश्चन का कंटेंट पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब इट्स लाइक कि अनइंटेंशनली ही चाहो, लेकिन आपने हमारा फ़ायदा तो करा। तो दिस इज़ इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।